हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी के अंतर्गत आपके सिलेबस में लगा हुआ है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और स्ववृत्त लेखन। यदि आपके पास केंद्रीय विद्यालय टीजीटी हिंदी का सिलेबस होगा तो उसमें आप देखेंगे खंड ख के अंतर्गत एक टॉपिक लगा हुआ है लिखित रचना, जो कि 13 नंबर पर लिखा गया है। लिखित रचना के अंतर्गत इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम अभी टेक्स्ट पर बातचीत कर रहे हैं और कंटिन्यू आगे उस पर करेंगे, लेकिन मेरा दिमाग इस टेक्निकल टॉपिक की तरफ गया जिसको लेकर कई विद्यार्थी परेशान होंगे कि आखिरकार अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और स्ववृत्त लेखन क्या होता है। तो अब आपको चिंतित नहीं होने की जरूरत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसको आप खास तौर से परीक्षा के दृष्टिकोण से तो देखेंगे ही, और इससे सवाल कैसे बन सकते हैं, शाब्दिक अर्थ को लेकर भी बन सकते हैं या फिर विशेषताओं को लेकर। ठीक है, तो ढंग के सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलते हैं, हम क्रमशः एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन के ऊपर। अनुच्छेद अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ से लिया गया है और पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि निबंध आप देखेंगे तो व्यापक होता है, बड़ा होता है और किसी टॉपिक पर निबंधकार लंबे चौड़े अपने विचारों को व्यक्त करता है। लेकिन अनुच्छेद क्या होता है, किसी एक विषय के किसी एक पक्ष पर कम शब्दों में 100 से 150 शब्दों के बीच में, या फिर कहा जाए कि 80 से 100 शब्दों के बीच में होता है। यानी कि यह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद का जो मुख्य भाव होता है कि यह किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है और ये छोटे छोटे वाक्यों का एक समूह होता है। किसी भी विषय को संक्षिप्त और प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होता है, जैसे कि ऊपर भी बताया गया है। थोड़ा इसके हम कुछ मुख्य बातों पर बात करें तो अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहले इसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है, संकेत बिंदु को बनाना चाहिए। फिर इसके बाद अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन विषय से हटना नहीं चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ खास विशेषताएं थी अनुच्छेद लिखते समय या फिर उसको पढ़ते समय भी। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव तौर पर इन्हीं में से विकल्प बना दिया जाए कि अनुच्छेद की कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो 7-8 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 7-8 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है आप सभी को समझाने के लिए, तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार अनुच्छेद, जिसको कि अंग्रेजी में पैराग्राफ कहा जाता है, और उसकी जो भी विशेषताएं रही हैं उन विशेषताओं पर इसको हम आंकने का प्रयास करेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरीके से है, यानी कि अनुच्छेद कुछ इस तरह से है कि आज के भाग दौड़ के इस युग में न केवल व्यापारी, वकील, अभिनेता, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर और प्रबंधक ही तनाव के शिकार हैं, बल्कि अपने करियर और परीक्षा से चिंतित छात्र छात्राएं भी कम तनावग्रस्त नहीं हैं। इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण तनावग्रस्त हैं, तो कुछ सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न
वे उन्हें बनाए रखने और निरंतर बढ़ाने की भाग दौड़ से तनावग्रस्त हैं। यह तनाव हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह और दूसरी बीमारियों का भी कारण बन रहा है। इस तनाव और भाग दौड़ के कारण व्यक्ति अपने खान पान तक की उपेक्षा करता है और कभी कभी तो दिन भर भोजन तक नहीं कर पाता। गंभीर समस्याओं से जूझते हुए उसे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वह अपने घर, परिवार, सगे संबंधियों के साथ फुर्सत से बैठ सके। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से तो पहले आपके दिमाग में खुद की परिस्थिति आ रही होगी कि एक प्रतियोगी छात्र जब परीक्षा की तैयारी करता है तो वो भी इन तमाम चीज़ों से गुजरता है। स्वास्थ्य भी खराब रहता है, आर्थिक तंगी भी रहती है, परिवार के साथ समय भी नहीं बिता पाता है, खान पान पर भी नहीं ध्यान दे पाता है और भाग दौड़ करता है। और जो भी एक तो जब से ये यूट्यूब और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तब से आंखों पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। तो इस पैराग्राफ को मैं जानबूझकर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि आप अपने से ज़्यादा इसको कोरिलेट करेंगे और जोड़कर देखेंगे तो तुरंत अनुच्छेद को आप समझ जाएंगे। आपने देखा कि जब भी इस अनुच्छेद को आपने पढ़ा तो पहले तो ये एक पक्ष पर बात किया गया है, तनाव को लेकर इसमें ज़्यादा चर्चा की गई है और हर एक वाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ है, संक्षिप्त है, प्रभावशाली भी है, सब कुछ है जो कि ऊपर की हमने जो भी विशेषताएं बताई हैं कि भाषा सरल, स्पष्ट, दोहराव इसमें ना हो, अनावश्यक विस्तार भी ना हो और एक रूपता हो, ये सारी चीजें। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या होता है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो लेखन है संवाद लेखन। संवाद लेखन आमतौर पर जब आप कहानी पढ़ते हैं और नाटक पढ़ते हैं और कहीं कहीं उपन्यास में भी आपको संवाद दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो विधाएं आप पढ़े होंगे तो संवाद लेखन से अच्छे से परिचित होंगे और इसके अतिरिक्त आप फिल्मों में भी देखते हैं संवाद लेखन पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम डायलॉग भी बोलते हैं। ठीक है, तो संवाद लेखन का शाब्दिक अर्थ क्या है, संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है उसको समझते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। संवाद जो कि वाद मूल शब्द से निर्मित है और इसके पहले सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि सम प्लस वाद। तो यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत करना, इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है, यानी कि इसमें कम से कम दो लोग होंगे तभी क्या होगा, संवाद होगा। जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो संवाद में नहीं है बल्कि अभी क्या है, एकालाप है। लेकिन जब आप कमेंट्स करते हैं और जब कमेंट्स का मैं उत्तर देता हूँ तो वो संवाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों की जब आपस में बातचीत होती है, चर्चा होती है तो उसे संवाद कहा जाता है और जब उसको लिख दिया जाता है तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन में भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले तो है कि ये संवाद की भाषा सरल सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। तो जब भी संवाद लेखन कोई कर रहा है, लिख रहा है, डायलॉग लिख रहा है, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखे कि भाषा सरल और सहज हो, वाक्य छोटे छोटे हों और पाठक को जरूर ध्यान में रखे कि किस पाठक को हम लिख रहे हैं, हमारा पाठक वर्ग कैसा है, बहुत पढ़ा लिखा है या फिर काम चला हुआ है, तो उस हिसाब से आप संवाद लेखन करते हैं। और किसी एक पात्र का खूब लंबा संवाद लेखन न हो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, समझ में भी ना आए, और भावों और विचारों की पुनरुक्ति से भी बचना चाहिए और अंत में उसे एक बार दोहरा लेना चाहिए कि कहीं पर कोई अशुद्धि तो नहीं है, गलती तो नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और आपके ही पाठ्य पुस्तक में एक कहानी लगी हुई है, दो बैलों की कथा। आपको याद आ गया होगा कि ये दो बैलों की कथा इस पुस्तक में लगी हुई है, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा बना दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रचना किस पुस्तक में है। हो सकता है कई बच्चों ने ध्यान भी रखा होगा और इसको अभी हाल ही में हमने पढ़ाया। यहाँ पर दो बैलों के संवाद के माध्यम से वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं,
उससे मैं इस संवाद लेखन को क्लियर करना चाहता था कि प्रेमचंद ने आखिरकार संवाद लेखन में क्या ध्यान रखा है उन्होंने। तो कुछ इस तरीके से परिदृश्य है कि रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, संवाद है दोनों पात्रों के बीच में, जो हीरा और मोती है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी कहानी को पढ़ेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे और नाटक पढ़ेंगे, तो नाटक तो संवाद से भरा ही रहता है। तो चीजें आपको और क्लियर हो गई होंगी कि आखिरकार संवाद और संवाद लेखन क्या होता है। आगे बात करते हैं विज्ञापन लेखन के ऊपर, यानी कि एडवर्टीजमेंट। और आज का जो हमारा समय है वो पूरा विज्ञापन लेखन पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार विज्ञापन क्या होता है। जैसे आपने देखा कि संवाद में सम उपसर्ग लगा हुआ है और संवाद बनाइए, उसी तरीके से विज्ञापन में आप देख रहे हैं कि वी उपसर्ग लगा है और फिर ज्ञापन है। यानी कि विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यानी विज्ञापन, जो भी आप विज्ञापन देखते हैं उसमें विशेष जानकारी होती है। चाहे वो कार से संबंधित विज्ञापन देखें, चाहे वो शैम्पू से संबंधित विज्ञापन देखें, चाहे वो साबुन से संबंधित विज्ञापन देखें, तमाम तरीके के विज्ञापन हैं। और सबके घर में टेलीविजन और एलईडी सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, एलसीडी, तो सारे लोग देखते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। और ये तो ऐसा लेखन है कि बस आपको ध्यान में रखना है कि टीवी देखते हुए केवल चित्रों को नहीं देखना है, बल्कि उसमें जो भी विज्ञापन लिखा जा रहा है कि दिल मांगे मोर, और जीत के क्या है इसमें, जो एक है कि अ, जीत के आगे डर है, कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ये एक विज्ञापन दिया जाता है। और तमाम विज्ञापन है, जैसे हीरो होंडा का पहले आता था कि देश की धड़कन। तो मेरे कहने का मतलब है कि विज्ञापनों को भी ध्यान में रखिए कि आखिरकार वो लिखे कैसे जा रहे हैं, वो विशेष जानकारी कैसे दे रहे हैं। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। एक तो है, आप देखते होंगे अजय देवगन, शाहरुख खान और अ, अक्षय कुमार तीनों मिलकर एक विज्ञापन करते हैं विमल का, विमल पान मसाला का। ठीक है। और एक और मसाला का विज्ञापन आपने देखा होगा, जो एक ओल्ड थे, मूछें रखा करते थे, एमडीएच, एमडीएच मसाला। ठीक है। तो इनका कैसे प्रचार प्रसार किया जाता है, यानी कि जो भी विज्ञापन में वस्तुएं होती हैं, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि वास्तविकता से थोड़ा कम ही रहता है। उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे उपभोक्ता लालायित हो जाते हैं और इन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। और घर में भी कई बार तांडव भी हो जाता है कि ये चीज आनी ही आनी चाहिए। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं। और आप देखेंगे जब भी मैं अपने घर में टेलीविजन खोलता हूँ, तो एक उसमें सामान बेचने वाला ही होता है, बोलता है फटाफट आपके पास मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से ऑर्डर कीजिए, मोबाइल नंबर इत्यादि भी दिया रहता है, नाप तौल करके शायद उस चैनल का नाम है। ठीक है। तो आप लोग भी कभी कभी देखे होंगे। तो ये सब विज्ञापन लेखन अनुभव पर आधारित है। इनको आप चाहे किताबों में पढ़ें तो नहीं समझ में आए, बल्कि व्यवहारिक रूप में ज्यादा आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो विज्ञापन, विज्ञापन वी उपसर्ग से बना हुआ है और ज्ञापन का मतलब होता है विशेष जानकारी देना। और ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी रहती हैं। इसमें वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित हों। और इसके माध्यम से जो भी कंपनीज हैं, जो भी उद्योगपति हैं, उनको अच्छे दाम मिल जाते हैं। ठीक है। और लोग खरीदते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, भवनों के दीवारों पर खूब विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। और जब भी आप मार्केट इत्यादि में निकलते होंगे, तमाम जगह विज्ञापन लेखन आप देखते होंगे। तो बस आपको अपने दाएं बाएं आंखें खोलकर रखना है, सारी चीजें विज्ञापन से संबंधित आपको समझ में आ जाएंगी। विज्ञापन लेखन कैसे करें, इसको भी जानना जरूरी है। एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया,
जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। आप लोग पोस्टर देखते होंगे सड़कों पे, खूब बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं, और कैसे बनाए गए हैं उनको देखिए, क्या इन सारी चीजों का उसमें ध्यान रखा गया है। हालांकि यहाँ पर लिखित तौर पर तो यही बात है। स्टॉक समिति या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करें। जैसा कि मैंने बताया नापतौल टेलीविजन का, और उसमें जो आता है उसमें भी यही बोलता है कि 5 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से आप बुक करिए नहीं तो खत्म हो जाएगा, इस टाइप से। और डिजाइन करें जिससे कि जो कम धैर्य रखने वाले हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन कई बार आप धैर्य नहीं रखते हैं, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। हालांकि अब तो कैंसिल वैंसिल का भी ऑप्शन आ गया है, तो कैंसिल भी कर देते हैं लोग। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। कई बार आप जब मॉल इत्यादि में जाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि 2 के साथ 1 फ्री, 4 के साथ 2 फ्री, इस टाइप से चीजें लिखी रहती हैं। कितना डिस्काउंट चल रहा है उसको भी बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। और ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। जैसे पहले घड़ी साबुन आता था तो ये था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आपने देखा कि एक है क्रिकेट का, जब विश्व कप होता था तो उसमें था कि ले घुमा के दे, कुछ इस टाइप से उनका था। तो लोग आकर्षित होते थे, कहने का मतलब ये है विज्ञापन के। या फिर क्रिकेट कमेंट्री में भी विज्ञापन होता था, जब चौका छक्का लगता था तो उसमें भी इस टाइप से। ठीक है, तो ये कुछ विज्ञापन लेखन कैसे करें, उन चीजों को ध्यान में रखने वाली बात थी। तो बाकी विज्ञापन को अब व्यवहारिक तरफ तरीके से समझने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं हम सूचना लेखन के ऊपर। सूचना लेखन क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य सामाजिक और जिज्ञासु प्राणी होता है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। जन साधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा करती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जन साधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से, मतलब कम मेहनत से अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सकें। इन्हें कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर, प्रायः कॉलोनी के सूचना पट्टों पर ये लिखी मिल जाती हैं। तो सूचनाएं कहाँ लिखी जाती हैं? कई बार जब आप कहीं जाते हैं तो सूचना के आधार पर ही पहुंच जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं तो सूचना पट लगा रहता है कि वाराणसी कितना दूर है या फिर नई दिल्ली कितना दूर है, ये सब भी रहता है, उसके हिसाब से आप जाते रहते हैं। और फिर कोई विशेष सूचना रहती है तो उसको भी इस तरीके से सूचना पट पर चिपकाया गया रहता है। और जो लोग कॉलोनी इत्यादि में रहते होंगे, रिहायशी इलाकों में रहते होंगे, वो इस बात को और अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे संवाद, हालांकि अब मोबाइल इत्यादि आ गई है तो सूचनाओं का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे आगे। सूचना लेखन में ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रवाहपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम, स्थान, विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो पहली बात कही गई कि सूचना ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति उसको पढ़ता ही रह जाए। 3-4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। पूर्ण और आसानी से समझ में आनी चाहिए। सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए, ये नहीं कि एक ट्रांसलेटर आपको साथ में लेकर चलना पड़े, सरल शब्दों में होनी चाहिए। सूचना की भाषा प्रवाहपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें गूंज कर लिखा गया या फिर क्लियर नहीं लिखा गया है तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार सूचना है क्या। और सूचना देने वाले का नाम, स्थान की विशेष जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आखिरकार सूचना किसने दिया है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जो आप ही लोगों का केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये सूचना है, जिसको कि अंग्रेजी में नोटिस यहाँ पर लिखा गया है, तो सारी चीजें लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं कि कब ये सूचना प्रकाशित हुई है, किस नंबर से प्रकाशित हुई है, किसने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, और सूचना किसके संदर्भ में है, ये आपकी
एग्जाम के दृष्टिकोण से है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, और पॉइंट वाइज सब चीजों को दिया गया है। बाद में इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है कि किसने इस सूचना को दिया है। तो ये क्या है, एक सूचना लेखन का एक प्रारूप है जिसको कि आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अन्य सूचनाएं जो हैं, जो कि लोगों को जागरूक करने वाली होती हैं या फिर अलर्ट करने वाली होती हैं, वो भी ऐसे ही लिखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्ववृत्त के ऊपर। स्ववृत्त खासतौर से जब आप इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं तो वहाँ पर सीवी देना पड़ता है, उसी को हिंदी में स्ववृत्त कहा जाता है। यानी कि अपने बारे में आपको बताना है। तो अपने बारे में आपको बताना है, इस चीज को हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। और जब एनसीईआरटी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ेंगे आप, तो वहां पर स्ववृत्त के बारे में ना चाचा और एक पात्र है नरेंद्र, उसके माध्यम से ये पूरा स्ववृत्त बताया गया है। तो स्ववृत्त में ध्यान रखना है कि पहले आपका नाम होना चाहिए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता जो आपका है, फिर स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये पूरा आपका विवरण होना चाहिए, जिससे कि एक एक चीज आपके बारे में पता चल जाए। तो इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर पढ़ते समय आपको यही ध्यान में रखना है, जब आप जाएंगे एग्जाम में तो स्वतः विकल्प को देखते ही आप पकड़ लेंगे कि स्ववृत्त के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो ज्यादा आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर प्रैक्टिस में क्या होता है कि चीजें पूरी क्लियर नहीं होती हैं, आपको नहीं आता है तो तुरंत आप आंसर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा, फिर बाद में आप आंसर देंगे। नहीं पढ़े रहेंगे तो बार बार तुरंत पीछे जाकर आंसर देख लेंगे, या फिर कई किताबों में तो सामने ही आंसर रहता है, तो इसका बहुत मतलब नहीं होता है। तो स्ववृत्त को लिखते समय ध्यान में रखना है नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करना है कि 10th कब पास किए, 12th कब पास किए, बीएससी किए, एमएससी किए, जो भी किए हैं इसको आपको बताना है, और ईयर वाइज एकदम पूरा बता देना है। यहाँ पर एनसीईआरटी में ही नरेंद्र का ये सब दिया गया है, ये सब भी काल्पनिक है, बस इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपना बायोडाटा तैयार करें, सीवी कैसे तैयार करें, या फिर स्ववृत्त कैसे तैयार करें। ठीक है, आगे है, अगर आप कोई अन्य योग्यताएं रखते हो, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो आपके पास, तो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर कोई भाषा जानते हैं तो उसके बारे में बताएं। यदि आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, या फिर कोई कोर्स किया है जैसे कि आपके जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए प्रभावशाली हो, तो उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया अन्य योग्यताएं। उपलब्धियों के बारे में भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। तो जिसमें भी प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सफल हुए हैं तो उसके बारे में लिख दीजिए, या फिर अ, आपको कोई पुरस्कार इत्यादि मिला है तो उसके बारे में लिखिए। ठीक है, कोई विशेष प्रतिभा हो, आप किसी खेल में भी अच्छा कर रहे हो, क्रिकेट या फिर जो भी खेल है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। कुल मिलाकर कि आप अन्य जो भी कैंडिडेट हैं उनसे कैसे अलग हो सकते हैं, ये ज़्यादा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद आप जिस इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं उससे अलग आपने और क्या किया है, ठीक है, तो उसके बारे में बता दीजिए। इसको अभिरुचि में रखा जा सकता है कि आपकी अभिरुचि क्या है। कई बार इसी से सवाल भी पूछा जाने लगता है। कुछ बच्चे कमेंट्स कर पूछ रहे हैं कि उनको नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू देना है तो कैसे वो तैयारी करें। तो पहले वो अपना सीवी ठीक से तैयार कर लें, फिर इंटरव्यू कई बार उसके उनके सीवी से ही पूछा जाने लगता है, फिर सब्जेक्ट से भी होता है। अगर आपको कोई सम्मान मिला है तो उसके बारे में भी आप बताइए कि कहाँ-कहाँ से सम्मान मिला है। और आखिर में आपको हस्ताक्षर करना है दाहिने साइड में आपको सिग्नेचर करना है, और बाएं साइड में तिथि और स्थान को लिखना है कि किस दिन की बात है और स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो इस इन सारी चीजों को स्ववृत्त में लिखते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की 4-5 पॉइंट्स को कवर करने की, और वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या है, संवाद लेखन क्या है, विज्ञापन लेखन क्या है, सूचना लेखन क्या है, या फिर स्ववृत्त लेखन क्या है। वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हो रही होगी, और आप टेक्स्ट बुक आराम से पढ़ते रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप टीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्नातक स्तर के जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पूरा पढ़िए। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सिलेबस को भी कवर कीजिए, क्योंकि कई बार सिलेबस
कुछ रहता है और सवाल कुछ आने लगते हैं, तो हमें कॉमन एक तैयारी दिमाग में रखकर करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।